नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के सफर का, क्योंकि पहली बार उन्होंने शपथ ली थी एज ए प्राइम मिनिस्टर 26 मई 2014 को। तब से ये सफर चल रहा है, और अगर यूं देखें तो ये अभी समय जून में होगा, लेकिन लगातार ये सफर चल रहा है। और हम बात करेंगे बीजेपी फेजेस में इसे बड़े एक कार्यक्रम के रूप में 5 जून से 21 जून तक बड़े कार्यक्रम करेंगे, जिसके अंदर प्रभावशाली लोगों से संपर्क होगा, और मुख्यमंत्री कई राज्यों के जनता के बीच रहेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे। ये कई ऐसी चीजें चलेंगी। इसको नाम भी इन्होंने विश्वास, विकास और जन कल्याण दिया है, जिसको अभियान के रूप में लिया जाएगा। तो आज हम इस पे बात करेंगे, और हमारे साथ ओम सैनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजीव जैन साहब हैं, प्रमोद वशिष्ठ साहब हैं, सभी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये इस सफर को किस तरह से देखते हैं, सरकार की योजनाएं भी रही, क्या कुछ रहा। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कैसी योजनाएं रही, क्या कुछ खास रहा मोदी साहब के सफर में। तो ओम जी के पास में मैं जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको कि ये जो 12 साल का सफर रहा, कुछ अलग हटके रहा, या जनरल जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे उन्हीं की तरह कंटिन्यू? अगर सरकार की बात करें तो इंदिरा गांधी या फिर नेहरू जी के बाद कंटिन्यूटी वाला सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया। नहीं तो पहले ये होता था कि क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल रही है, कभी वो बना रहा है सरकार, कभी कोई बना रहा है। तो कुछ फर्क है अभी? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा फर्क है योगेश जी। भारत के इतिहास में ऐसा वक्त कभी आया नहीं। एक 12 साल का जो वक्त गुजारा है मोदी जी ने, तो कमाल का गुजारा है। कमाल का इस माने में गुजारा है कि बहुत आलोचनाओं के बावजूद, बहुत आरोपों के बावजूद, नाराजगियों के बावजूद चुनाव कैसे जीते जा सकते हैं, जनमानस के बीच में कैसे पहुंचा जा सकता है, कैसे अपनी घोषणा पत्र को लागू करने के लिए कड़वी कड़वी वो सब कुछ करने के बावजूद भी अपने आप को स्थापित किया जा सकता है। ये मोदी जी का सबसे बड़ा मेरी निगाह में अचीवमेंट है कि जिन बातों से जनमानस को, हमें लगता था कि जनमानस इससे बेहद खफा है। जब भी चुनाव परिणाम आए तो लगा कि ना ना ना, हम ही गलत ऐसे एहसास कर रहे थे, बाकी तो सब कुछ लोग अलग किस्म से सोचने लगे। तो हमारी धारणाओं पर और हमारी चिंताओं से परे जाकर के देश की चिंता और अपने दल की चिंता जिस तरीके से मोदी जी ने 12 साल में की है, वो लाजवाब है। उनके आलोचक तो होंगे ही, उन्हें जितना आलोचना करेंगे वो भी करेंगे ही। प्रशंसक भी कमाल के हैं। वो किसी भी हाल में इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, इतनी तकलीफों को देखते हुए, झेलते हुए कहते हैं अब भी हम मोदी जी को ही अपना नेता मानेंगे और उनको देंगे। तो ये मैंने तो कभी सुना नहीं। मैं आजादी के बाद में जब पहली बार मैंने वोट किया 70 के बाद में, तो सब ऐसे आज तक देख रहा हूं कि इस तरह की उससे तो नहीं है। लोग कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की बातों को मानते हुए कुछ आप दीजिए तो लोग आपको वोट करेंगे। मोदी जी ऐसे रहे जिन्होंने वादे भी ऐसे किए कि जो बहुत मुश्किल थे। हर एक की जेब में 15 लाख रुपए आ जाए, काला धन बाहर से ले आए, नोटबंदी वाला सिलसिला, ये सब चीजें ऐसी रही जो काफी तकलीफ देती। लेकिन उसके बाद में जब जनता का मैंडेट मिला है जगह जगह, तो उसमें उनकी विजय का सिलसिला है। तो इसका मतलब कि हमारी जो चिंताएं और हमारी जो अवधारणाएं बनी हुई थी, उनके विपरीत लोग सोचने लगे हैं। तो हमें अपने बारे में, अपने ऊपर सोचना चाहिए। हमारे पैरामीटर हमें बदलना चाहिए मूल्यांकन करने के, ताकि हम ठीक से जांच सकेंगे वास्तव में क्या है। क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा दल खड़ा किया है, पूरी जिस तरीके से पार्टी को विस्तार दिया है, जैसे ब्लॉक लेवल तक पहुंचे हैं, लोग सामान्य जन के साथ में संपर्क बने हैं, जबरदस्त तरीके से बने हैं, और लोगों को एक अगर कुछ वादा किया है तो सुरक्षित भी रखा है। और जिस तरीके से ये सब बदलाव हुए हैं, ये जनता पार्टी के उसमें था नहीं। क्योंकि जनता पार्टी के जन्म को तो मैं ठीक से देख रहा हूँ। मेरी पसंद थी जनता पार्टी, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से पैदा हुई थी, मुझे लगा था कि ये जो राजनीति का जो काला चेहरा है, इसको सचमुच में चाल चरित्र चेहरे को बदल करके कुछ बीजेपी अलग तरीके से करेगी। लेकिन रास्ता कुछ और है।
मैं उसमें यूं देखता हूं कि जो एक डेमोक्रेटिक सिलसिला हुआ करता था वो मुझे नजर नहीं आता, लेकिन वही मैंने कहा ना कि हमारी चिंताएं और हमारी अवधारणाएं हमें बदलनी पड़ेंगी कि अब सिलसिला बहुत अलग किस्म का है और उसको जानने के लिए आपको पहले गौर से देखना पड़ेगा, फिर आप कमेंट करें। जी जी, चलिए, आपने एक बड़ी बात कही है कि चाल चरित्र और चेहरा को देखने के लिए अब पहले से जो था उसका मूल्यांकन का स्वरूप या विजन को बदलना पड़ेगा। और राजीव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। मोदी जी के जो 12 साल का सफर रहा, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, 12 साल मतलब लगातार प्रधानमंत्री बनना, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, तो ये भी एक मतलब बड़ी उपलब्धि है। कहीं ना कहीं जनता ने स्वीकारा है, तो 3 बार प्रधानमंत्री बनना तो ये अपने आप में साबित करता है कि कहीं ना कहीं कोई अच्छी चीज भी हुई होगी। तो निश्चित तौर पर 12 साल में काफी परिवर्तन भी हुए। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो पार्टी का बहुत बड़ा फैलाव हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में इतने ज्यादा राज्यों में मतलब शासन में पार्टी आई है, तो उसका श्रेय सारा मोदी जी को ही जाता है कि उन्होंने एक इतनी पार्टी में इतनी एक ताकतवर लीडरशिप को स्थापित किया। मतलब उस रूप में देखें, अब से पहले तक जो था कि किसी जमाने में एक कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन वो एक युग बीत गया। उसके बाद गठबंधन सरकारों का युग आया, फिर वो चला, उस तरीके की सरकारें चली। लेकिन एक मुश्त जो 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना, फिर तीसरी बार फिर एक सरकार बनाना, तीसरी बार भी कुछ दलों का सहयोग लिया गया, उससे सरकार बनी। लेकिन कई परिवर्तन भी हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। जो भाजपा के कोर एजेंडे थे उसको भी कहीं ना कहीं पूरा किया, जैसे राम मंदिर का है, कश्मीर में 370 हटाना है, और इस तरीके के कई जो मुद्दे जो भाजपा अपने मतलब जिनको कोर इशू मान के चलती थी, जनता के बीच जाती थी, उनको पूरा किया। इसमें कोई दो राय नहीं। जो भाजपा समर्थित वर्ग है उसमें तो काफी मतलब इसको लेके खुशी की बात है। अब वो चीजें ठीक है कि एक बेरोजगारी, महंगाई, इस पे कहीं ना कहीं लगाम नहीं लग पाई, ये कमजोरी के रूप में हो सकता है। लेकिन इसके अलावा देखें, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हुआ है। बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेस वे, हाईवेज बने हैं, बड़े मेट्रो सिटीज में मेट्रो की स्थापना होना केंद्र सरकार हो नहीं सकती। रेलवे का सुधार हुआ है, नेटवर्क फैला है, बड़े बड़े एयरपोर्ट में सुधार हुआ है, रेलवे स्टेशनों की काया पलट आज हम देख रहे हैं। छोटे छोटे रेलवे स्टेशन बड़े आधुनिक, तो जो आधारभूत ढांचा हम कहते हैं उसमें काफी बदलाव मतलब देखने को मिलता है। हम किसी दूसरे शहर में कहीं जाते हैं, बड़े सड़कों पे जाते हैं, हाईवे पे, एक्सप्रेस वे मिलने लग गए अब, तो दूरियां कम हुई है। उसमें भी काफी काम किया है 10-12 सालों में। इसके अलावा देखें, प्रशासनिक दृष्टि से तो योजना आयोग था, उसको भंग करके नीति आयोग बनाया। नीति आयोग के उसमें काफी बड़े परिवर्तन किए। इस तरीके से कई चीजों, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा परिवर्तन किया। और तीसरी चीज जो मैं इसमें देखता हूँ कि कहीं ना कहीं मोदी जी के नेतृत्व में राज्यों में नया नेतृत्व डेवलप हुआ है। हर राज्य में देखिए कहीं ने दूसरी पीढ़ी के लोगों को कहीं नेतृत्व संभाला गया है, और उसमें काफी कुछ मतलब बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं अपने अपने प्रदेशों में। उनकी लोकप्रियता भी चरम पर है। यही उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस है, उत्तराखंड में है, बाकी और राज्यों में है, असम में है, चाहे दूसरे दल से आए, लेकिन वो भी भाजपा के रंग में ढल गए। अब शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, वो भी 55 साल की उम्र के हैं। तो एक नया नेतृत्व पनपा। और जो दूसरे दलों से भाजपा में लोग आए, तो पहले आरोप लगता था कि अब वो भाजपा का भी कांग्रेसीकरण या इस तरीके से हो रहा है, लेकिन भाजपा ने अपनी कहीं विचारधारा नहीं बदली। चाहे दूसरे लोग आए, भाजपा की तो विचारधारा वही मूल विचारधारा रही, बल्कि जो दूसरे लोग आए वो और मूल भाजपाइयों से ज्यादा कट्टर साबित हो रहे हैं। तो भाजपा के लिए तो उस तरीके की चीजें हैं कि उसका जो फैलाव हुआ, निसंदेह रूप से उसको उसका सारा श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है, उनके नेतृत्व को जाता है। इन 12 साल की जो उनकी जो लीडरशिप में पार्टी ने आगे काम किया है, सरकार ने आगे काम किया, उसी का नतीजा है कि आज एक बहुत बड़े फैलाव के रूप में भारतीय जनता पार्टी फैल चुकी है। जी योगेंद्र, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, बीजेपी का एक ऐसा कार्यकाल पहली बार देख रहे हैं। अटल जी और आडवाणी जी का जो दौर रहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि काफी ऊपर उस पार्टी को पहुंचा है। 2 से
और ये 282 तक का जो सफर रहा उसका भी एक बहुत बड़ा कारण ये रहा। 2019 में तो 300 पार कर गए थे। 300 पार नहीं, जो उसके बाद में पहली बार जो मिली 282, उसके हाँ, बाद में पहली। 300, फिर दूसरे बार में 300, और उसके बाद में फिर थोड़ा सा डाउन का झटका उन्हें झेलना पड़ा। लेकिन यहाँ इस दरमियान अगर हम बात करें तो कई उठापटक भी सामने आई है, कई चीजें हैं, उसमें आऊंगा। लेकिन मैं पहला रिएक्शन लेना चाहूंगा 12 साल के सफर पे कैसे देखते हैं प्रमोद वशिष्ठ साहब हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जी प्रमोद जी, 12 साल का सफर आप कैसे देखते हैं इससे? अनम्यूट करिए सर, म्यूट है आपके यहाँ से, सिस्टम म्यूट है। आपके माइक को ऑन करिए तो। जी आएगा। यस सर। 2014 में सर जब मोदी जी का प्रचार का वो चल रहा था कि मोदी जी को लाएंगे जब ही तो अच्छे दिन आएंगे, तो मुझको नहीं लगता कि आम जनता ये कह रही हो कि अच्छे दिन आ गए। निश्चित रूप से ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी बड़ी बढ़ गई, कई राज्यों में सरकारें आ गई, 2 प्रमुख मुद्दे भी इन्होंने खत्म कर दिए, राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 कर दी। लेकिन अच्छे दिन वाली बात अगर आप सर्वे करें तो जनता इसको नहीं मानती कि मोदी जी को लाएंगे जब भी तो अच्छे दिन आएंगे। इस चीज को ये नहीं कर पाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी 12 साल में आप भले ही से कोई बड़ी बड़ी एजेंसियां भी सर्वे कर लें, तो विदेश में करते हैं, जहाँ विदेश में हमने इस चीज को देश की साख को बढ़ाया है, या फिर यूपीआई से पैसे का ट्रांजैक्शन वगैरह, ऐसे कई जो मुद्दे इनके हैं इसको माने। लेकिन अहम जो आप देखें कि लड़की होगी तो उसको पैसे मिल जाएंगे, पढ़ाई के पैसे फ्री मिल जाएंगे, फ्री में राशन मिल जाएगा, फ्री में तेल मिल जाएगा, हर चीज मिल जाए। तो इसका मतलब देश में गरीबी है? अगर गरीबी नहीं है तो ये चीज देने की जरूरत क्या है? इस चीज को खत्म करने में मोदी जी के 12 साल भी पूरी तरह नाकाम रहे देखे जाए तो। दूसरा, हम इस बात को दूसरे अगर पहलू से अगर लें कि जो मुख्य मुद्दे को हम नजर डालें तो महंगाई और बेरोजगारी पर अगर आप जाएंगे तो कोई ऐसा एक छोटा सा जिला बता दो जहां आपको 50 युवक उस तरह से ये कहते मिल जाए कि बेरोजगारी, हमारे को बेरोजगारी में हमने उपलब्धि हासिल कर ली है, बेरोजगारी खत्म हुई है, या कोई महिलाएं ये खत्म हो जाए, कहने लग जाए कि मेरे रसोई का जो बजट है वो बहुत मोदी जी के आने से कम हो गया, मैं खुश हूँ। ये आपको कहने को नहीं मिलेगा, ये बढ़ता ही जा रहेगा। आप ये देखिए कि युद्ध होता है कोई, अभी जो वर्तमान स्थिति का आप देखें तो आप 5 दिन में ही युद्ध हो, चाहे 2-4 दिन हो, और गैस की किल्लत थोड़ा सा, अगर मान लो आप 2-4 दिन का भी नहीं झेल पा रहे कि गैस की संतुलन बना रखने में, 2-4-5 दिन में गैस की किल्लत, 2-4-5 दिन में पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए, 2-4-5 दिन में डीजल के भाव बढ़ा दिए। ये जो स्थितियां हैं इसको देखना पड़ेगा कि ये जो सरकार के मुख्य काम है, सरकार का काम यही नहीं है कि हम साहब 16 राज्यों में ले आए, 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। जनता क्या कह रही है? जनता के मूड को भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इसको नहीं समझ पा रही। बल्कि हमारा देश मतलब गंगा जमनी संस्कृति का देश है, गंगा जमनी संस्कृति का चलने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पे सीधा ये लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम का खेल करके चुनाव जीतते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो आप देख ले, बंगाल में देख ले, इनके नेता खुलेआम कहते हैं, और दूसरे कहीं असम में देख लें, और तो और जो उत्तरी भारत के राज्यों में भी इस चीज को चलाते हैं। तो क्या ये चीजें सही हैं? ये इन चीजों पे गहन रूप से मंथन करना होगा। कोई सरकारें बनती हैं इतनी, तो उनके पास हजारों लाखों करोड़ का बजट होता है, तो छोटे छोटे काम तो करेंगे जब, वो तो उनका काम है, धर्म है कि भाई अगर थोड़ी सी फैसिलिटी पब्लिक को देना, पब्लिक के लिए सुविधा, ये तो होती हैं। लेकिन अहम जो मुख्य मुद्दे जो चीजें होती हैं उनको कैसे पार पाए, वो कैसे कम करें। जो आज कॉकरोच पार्टी का जन्म होना क्या सिद्ध करता है?
आज 2 करोड़ 20-30 लाख से ज्यादा मतलब फॉलोअर बन जाना, तो ये क्या छुपा हुआ आक्रोश यूथ का नहीं है? तो हम कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है, यहाँ 50-60% के ज्यादा युवा है। तो ये कॉकरोच पार्टी का जन्म जो हो रहा है, इसको क्या मानेंगे आप? तो ये बड़ी चीजें हैं सर इसमें। योगेंद्र जी आ रही है आवाज? हाँ, तो वो जो 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 कॉकरोच पार्टी का वो जो स्थिति है ये बन रही है, ये सरकार की नाकामी को ही दिखाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। सरकार की नाकामी को ही ये चीजें दर्शा रही है पूरी तरह। आज हम बार बार एक चीज का झंडा उठा लें साहब, हमने तो राम मंदिर बना दिया सर, हमने तो साहब 370 वो कर दी साहब, तो ये चीजें सर ये पूरी तरह से हर बार ये चीजें नहीं चलेंगी। कब तक करेंगे? 5 साल में कर लिया, आप 10 साल इन चीजों मुद्दों को चला लो। अब ये तो हमेशा ही थोड़ी इनको अब नई चीज तो करें। देश की जो गरीबी का आपने क्या स्थिति करी है, आपने गरीबी को खत्म करने में क्या। प्रमोद जी मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास में, ओम जी का रुख करना चाहूंगा। ओम जी, बीजेपी का जो मैं जिक्र कर रहा था प्रमोद जी से पहले, वो ये कर रहा था कि बीजेपी में भी कई बार अंदर खाने में कई चीजों को लेकर के मतभेद रहे, बहुत सारी चीजें रही, राज्यों के अंदर नेतृत्व तो कुछ और रहा, लेकिन अभी आपको लगता है कि एक छत्र राज, एक चीज बोलना कि बिल्कुल दूसरी कोई बात ही नहीं है, ये आपको लगता है कि थोड़ा सा अभी बीजेपी में बदलाव है और एक लीडरशिप जिसके जरिए ही आपको फैलाव करना है, आपको सरकार और संगठन, आपको किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, जो ऊपर से आदेश है वही सर्वोपरि? देखिए योगेंद्र जी, मैंने पहले ही कहा कि मैंने अपनी चिंताएं और अवधारणाओं को बदलने का फैसला किया है कि ये सारी चीजें जो हम देखते रहे हैं जिनसे नाराजगियां पैदा होती है, मत व्यवहार प्रभावित होता है, वो मत व्यवहार भी प्रभावित नहीं हुआ। सारी तकलीफों के बावजूद लोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं और शासन में लाते हैं, तो अपने आप में एक अलग बात है। हमारे पास में जितना अनुभव रहा है, जितना मत व्यवहार को जांचने के तौर तरीके रहे हैं, उनमें बैठता ही नहीं। ऐसा जैसी बेरोजगारी, जैसी महंगाई, जैसी तकलीफें देख रहे हैं, उसके बाद में शासन चल नहीं सकता। मुझे, हम लोगों को तो ऐसा अनुभव है। हमने मिसेस गांधी का शासन जाता देखा, हमने दूसरे जो कोलिएशन के शासन जाते देखे, वो सब इसीलिए गए। वीपी सिंह का हो चाहे राजीव गांधी का हो, सब इसीलिए है। इसी तरीके से मैं ये सोच रहा था कि उसके बावजूद जिस तरीके का पार्टी संगठन बनाया है, और वो गांव-गांव तक जैसे पहुंच गया है, जहां पहले कांग्रेस के अलावा किसी की रीच नहीं थी, आज भारतीय जनता पार्टी की रीच की हिंदी बेल्ट में तो स्ट्रांगली हो गई है। और साथ साथ में ये भी कि उसके कार्यकर्ता को जो एक बहुत तकलीफ के दिन देखने पड़े थे, अब वो सिलसिले नहीं है। उसके पास में सब कुछ है और वो बहुत आगे की तरफ जा सकता है निश्चिंत होकर के। लेकिन जो एक प्रजातांत्रिक स्वरूप था भारतीय जनता पार्टी का, जिसके लिए लॉन्च हुई, वो जो नैतिकता के और इसके सारे मूल्यों की रक्षा के लिए अपने आप को जिसने पेश किया था भारतीय राजनीति के अंदर, मुझे उसमें बड़ा चेंज नजर आता है। वो नहीं है जो चाल चरित्र चेहरा बदलने की बात उस वक्त तय हुई थी, वो वाला सिलसिला नहीं। मुझे बार बार छागला जी और अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी साहब याद आते हैं, उस वक्त बॉम्बे के अधिवेशन में इस तरह की बातचीत हो रही थी। उसी से एक धारणा बनी थी, क्योंकि हम लोग जो आपातकाल के बाद में लौटे, तो हम कांग्रेस के उस शासन को नहीं स्वीकार कर रहे थे, हम बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे थे। तो मिसेस गांधी ने ही अपना जो एक काल बढ़ाया और सुशासन का सिलसिला दिया, उससे वो वापस स्थापित हुई, फिर उनके बाद में वो रही नहीं। एक बात और मैं जानना चाहूंगा, सुशासन की बात की जा रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण, सारी बातें की जा रही है। विपक्ष के लिए ये कहा जाता है कि विपक्ष केवल एक भ्रम फैलाता है और विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सब चीजों को कैप्चर कर लिया गया है। तो जनता के कितने गले उतर रही है ये बात? देखिए, ये बड़ी टेक्निकल बातें हैं। जो भी हमारे राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनके माध्यम से चीजें जांची परखी जाती हैं, उसमें जिस तरीके के नॉमिनेशन या अपॉइंटमेंट होते हैं, वो एक बहुत जाल है डेमोक्रेसी का, जिसमें आप जो सत्ता में होता है उसी को वो लाभ मिल सकता है। अगर सत्ता का मालिक या सत्ता का बहुमत ऑनेस्ट है, तो उसमें कोई मिलावट नहीं करेगा। अगर वो मिलावट कर देता है, तो उसके बाद में सारे इंस्टीट्यूशन बेकार हो जाते हैं, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे और दूसरे इंस्टीट्यूशन हो। और ये आरोप है, बरकरार है, आज भी है। आज जिस तरीके का एफआईआर का रिजल्ट आया है सुप्रीम कोर्ट से, उस पर टिप्पणी करने का सिलसिला नहीं बनता है, लेकिन तय है कि उन्होंने मान लिया कि जो कुछ
चुनाव आयोग ने किया वो ठीक किया है। जबकि वो सारी दलीलें, वो सब बातें, मैं समझता हूँ कितनी दलीलों के बाद में, कितने प्रमाण देने के बाद में सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से आश्वस्त कर सकता था कि ऐसा नहीं होगा, जिसके पास में ताकत है वो तो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। बंगाल में अगर आपकी पराजय हुई है और बिहार में पराजय जिनकी हुई है और आसाम में पराजय जिनकी हुई है, इसमें कारण है। लेकिन कारण होने के बाद में आप वंचित कर दें 27 लाख लोगों को, बंगाल में वंचित कर दें, एक भी आपको घुसपैठिया है आप अरेस्ट करके नहीं लाए, तो और जिन लोगों को आश्वस्त किया कि आप अब वोट दे सकते हैं, वो कब देंगे और नहीं दे पाए, तो सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है कि अगली बार दे दीजिएगा। ये अजीब किस्म के सारे सिलसिले बन रहे हैं। और वो मैं समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के जो संचालक हैं, जो ऑफिस बेयर हैं, उनको भी सोचना चाहिए। मैं कभी भी इस बात पे विश्वास शत्रुता की निगाह से नहीं देखता। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उतना ही सब बरकरार है, लेकिन जुबान नहीं खुल रही, बोल नहीं पाते हैं कि क्या बात है, मेरी समझ में नहीं है। जी जी चले राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा, इस मुद्दे पे जरूर आपके विचार जानना चाहूंगा कि जैसे मैंने ओम जी से भी पूछा, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस यानी गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनको पूरी तरह से कैप्चर कर लिया गया है, और सरकार की ओर से या बीजेपी की ओर से ये तर्क दिया जाता है कि मोदी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, विदेशी हाथों में विपक्ष खेल रहा है। कई बार ये भी आरोप लगते हैं इस 12 साल के दरमियान। तो क्या लगता है आपको कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए उसमें कहीं कोई गैप है? देखिए योगेन जी, जब राजनीतिक सरकारें होती है और राजनीतिक दल होते हैं, अपने मतलब अपनी डेमोक्रेसी में राजनीतिक सरकारें ही बनती हैं। किसी राजनीतिक दल की सरकार बनेगी और उसका जो विपक्षी दल होगा राजनीतिक तौर पे, वो एक निश्चित तौर पे आरोप लगाएगा, जो सरकार के कामकाज है उसकी छींटाकशी करेगा। ये बात सही है और करना भी चाहिए, जनहित में होना चाहिए। अब एक आप पिछले 10-12 साल से देखिए कि वो जो विपक्ष है, कुछ विपक्ष के जो प्रमुख नेता हैं, वो एक आध मुद्दे को लेके चलते हैं, किसी एक उद्योगपति के लिए पीछे पड़ गए। अब आम जनता पे उसका असर नहीं होता। जनहित के क्या मुद्दे हैं, आप एक किसी एक उद्योगपतियों के लिए पूरा ही समय उस पर कर रहे हैं। ये ठीक है कि SIR के ही कारण होते हैं, इनको कहीं पब्लिक इशू बनाना चाहिए। तो विपक्ष भी कहीं नाकाम रहा है। तो ये सत्ता पक्ष की एक मतलब एक खूबी है कि उसने विपक्ष को इन मुद्दों पे कहीं ना कहीं हावी नहीं होने दिया, जो होने चाहिए। जैसे ओम जी अभी कह रहे थे, तो निश्चित तौर पे होना चाहिए। अब मैं तो 30-35 साल से बहुत से चुनाव कवर किए और सारे किए। जो विपक्षी दल होता है, चाहे वो भाजपा रही हो, चाहे कांग्रेस या कोई अन्य दल, वो 3 मुद्दे हमेशा हर चुनाव में लाता है कि साहब महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पे सरकार फेल है। आप पिछले 30 साल के मीडिया अखबारों को उठा के देख लीजिए, आज भी हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं कि साहब महंगाई, बेरोजगारी और उन चीजों पे ये सरकार नाकाम रही। आप 35 साल से आप सवाल होगा राजीव जी एक सवाल है, राजीव जी एक सवाल है, महंगाई की बात आई दिन, अब हम पढ़ रहे हैं इन दिनों में, आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं, बेरोजगारी की बात भी वर्षों से चली आ रही है। लेकिन बीजेपी का एक कहना है, सरकार का एक कहना है कि महंगाई भी नहीं है, आप आंकड़े देख लीजिए, बेरोजगारी नहीं है। वो ESI PF के आंकड़े गिनाते हैं कि ये देखिए गाड़ियां इतनी आ रही हैं, इतने भवन बन रहे हैं, तो कहाँ बेरोजगारी और गरीबी है? बिल्कुल आप योगेन जी सही कह रहे हैं। जो सरकारें रहती है, भाजपा की सरकार नहीं, पूर्व की सरकारें भी जो रही हैं, वो आंकड़ों के मायाजाल में इस तरीके से साबित कर देती हैं कि भाई कहीं महंगाई नहीं है, किसी पे असर नहीं कर रहा है। महंगाई का काउंटर एक और करते हैं, महंगाई का काउंटर एक चीज से और करते हैं। जैसे पूछा जाता है कि भाई 1 रुपए भी अगर मनमोहन सिंह के वक्त बढ़ जाता था तो पूरा भारत बंद का कॉल कर देती थी बीजेपी। तो बीजेपी का कहना है यही तो सबसे बड़ी बात है, विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है, जनता खुश है इससे भी। यानी कि वो इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जनता खुश है महंगाई से, भारत बंद नहीं हुआ ना आज तक के मोदी के कार्यकाल में, तो इसका मतलब जनता एकदम फील गुड है। ये भी एक मतलब सरकार की उपलब्धि मानेंगे। 12 साल में उन्होंने इस तरीके का माहौल खड़ा कर दिया कि विपक्ष को ही मुद्दा महंगाई है या नहीं है, ये चीजें कौन उठाएगा? या तो मतलब विपक्ष उठाएगा, उसकी जिम्मेदारी है। तो वो जिम्मेदारी से इतना विमुख कर दिया, तो ये भी एक मैं उस रूप में देखता हूँ, मेरी निजी राय के तौर पे, कि ये भी एक उपलब्धि है नरेंद्र मोदी के 12 साल की, कि उसने विपक्ष को कहीं ना कहीं मुद्दा उठाने लायक नहीं छोड़ा। वो मुद्दे उठाते हैं कहीं ना कहीं, मतलब इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं जो आम आदमी सोचता है। जी कुछ कह रहे थे? चलिए इसका जवाब मैं एक बार प्रमोद जी से भी लेना चाहूंगा। प्रमोद जी,
बहुत सारी योजनाएं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे राजीव जी ने बताया, वाकई सड़कें हैं, बॉर्डर पे चीजें हैं, वो हैं। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हमने तैयार की हैं, कई ऐसे हैं, ड्रोन्स हमने तैयार किए हैं, कई जगह मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लेके आए, स्टार्टअप्स को लेकर के आए। कई ऐसी चीजें हैं जो वाकई मोदी के कार्यकाल के लिए उनके नाम से जानी जाएंगी। उनकी योजनाएं, मुद्रा लोन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मुझे लगता है कि ये तो हर सरकार का एक एजेंडा होता है। किसानों के लिए दावा किया जा रहा है कि किसानों की आमदनी दुगनी का जिक्र तो नहीं करते हैं, लेकिन एमएसपी बढ़ाई, किसान सम्मान निधि बढ़ाई, ये बहुत सारी चीजें हर सेक्टर को कुछ न कुछ उन्होंने दिया है। लेकिन यहाँ एक बात आती है, पूरे 12 साल के अगर दरमियान देखें तो विपक्ष ने कई एजेंडे उठाए, कई चीजें उठाने की कोशिश भी की, लेकिन बीजेपी का ये कहना है अंतोगत्वा रिजल्ट तो भाजपा के पक्ष में आता है। एक लाइन में कहते हैं कि कितना भी कुछ करे जीतेगा तो मोदी। ये बड़ा बड़ा संशय है, ये बड़ी जादूगरी पता नहीं क्या बात है। आप ये देखें कि आप आगे हम कहते हैं साहब इनने मिसाइलें करी, ये करी, वो करी, तो ये जो 12 साल पिछले चले योगेंद्र जी, ये तकनीक का युग है। पूरे विश्व में ही तकनीक आई, नई नई योजनाएं आई, नई नई चीजें आई, तो सबने तरक्की करी। उस हिसाब से हमने कहाँ तरक्की करी? आज भी हमारा नीट का पेपर फेल होने पर एक बच्चा आत्महत्या कर लेता है, क्यों? हाँ बिल्कुल, ये भी क्योंकि उपलब्धि भी काउंट होगा वैसे तो। हाँ नहीं, उपलब्धि में चलो मान लिया उसको कि जो एक समय होता है, उस समय मान लो ये चीजें जो चीज चल रही थी वहां करा। अब इनके जो 12 साल में तो बहुत ज्यादा पूरे विश्व में तकनीक एकदम भाई एकदम बड़ी छलांग लगाई है उसने। उस हिसाब से कहाँ भारत की, वो आप ये बता दें, भारत की स्थिति को आप देखें तो जो जो चीजें हैं, आप जब आप देखेंगे कि जो पेपर का फेल होना, युवाओं का वो करना, कितनी बड़ा नीट जैसा पेपर, इतनी क्या किस तरह से आप नीट के पेपर कर रहे हैं। आप चाइना में देखेंगे, चाइना में एक पेपर होता है कोई उनका पूरा मिला के, तो वहां क्या रोड जाम हो जाते हैं, सारी छुट्टियां हो जाती है, और हर कोई लग जाता है युवाओं को पहुंचाने में, क्योंकि उस पेपर को होने के बाद, उसका नाम मैं भूल गया, आप देखना, तो पेपर को होने के बाद नौकरी लग जाती है। तो सारे संस्थान बंद, सब कुछ बंद जिस दिन पेपर होता है। मजाल है जो आज तक उस पेपर में मतलब लाखों छात्रों की उसमें भागीदारी होती है कि वो पेपर फेल हो जाए। तो अभी हमारा अभी उस तरह से हम सुदृढ़ नहीं हुए हैं पूरी तरह से। आप ये कहें कि साहब हम तो सरकारें सरकार बनती जा रही है। अरे सरकार बनती जा रही है तो सरकारों का आप उपलब्धि तो देखें, सरकार में उपलब्धि क्या है, नया आपने प्रयोग किए उनको देखे तो सही। अब राजस्थान को देखें कि आपको क्या उपलब्धि वहां जैसे मिल रही है। आज भी वहां प्रमोद शर्मा गड़बड़ करके चले जाते हैं, तो आज वो चीजें भी देखें आप। मोदी कार्यकाल पे, मोदी के 12 साल नहीं, मोदी देखो, भारतीय जनता मोदी कार्यकाल आप ये देखें, केंद्र में जब ये डबल इंजन कहते हैं तो इसको सबसे जोड़ना पड़ेगा। मोदी कार्यकाल आपकी मान ली, मोदी कार्यकाल से जुड़ी ही ये सरकारें हैं। आप सारी चीजें देख लें, क्योंकि हर जगह आप भाषण में आप देख लो, प्रधानमंत्री को देख लो, डबल इंजन की सरकार लाएंगे, डबल इंजन की सरकार, तो इनको तो हम छोड़ेंगे सर, ये तो आपस में जुड़े हुए पहलू हैं, चलो मानी। हाँ, मैं इसमें इस चीज को एक दो उपलब्धियों को मैं जरूर मानता हूँ निश्चित रूप से, कि जो राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, धारा 370 की जो बात हुई, इस चीज को सर ये बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि में मैं इसको गिनता हूँ। मैं इन चीजों को नहीं गिनता कि सरकार पे सरकार आ रही है, सरकार आ रही है, पर वो कर क्या रही है, कर उनका क्या, लोगों का स्तर कहाँ है, क्या उठाया उनके लिए, क्या ही नई योजनाएं वो लाई है, पुरानी घिसी पिटी चीजें की लाइन चलती जा रही है। तो इस चीज पे ध्यान देना पड़ता है जी। तो चलिए, प्रमोद जी ने बताया कि अच्छा, और कई चीजें खामियां भी हैं, उन्होंने भी उन्हें उजागर किया है। खैर, सरकार कोई भी हो, पूरी तरह से राम राज्य तो नहीं स्थापित होता, लेकिन कई कमियां भी रहती हैं। ये सवाल भी उठते हैं कि जो एक सामंजस्य सरकार और विपक्ष के बीच होना चाहिए, वो नहीं है। सत्ता पक्ष का तो ये कहना है कि विपक्ष केवल बस एक ही बात है कि वो कोई सकारात्मक चीजें तो बताते नहीं है, केवल बस एक ही है कि मोदी को गाली देना, मतलब ये वर्ड्स सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं। विपक्ष का कहना है कि एजेंसीज को अपने अग्रिम संगठनों की तरह यूज कर रहे हैं, वो भी विपक्षियों पे। पिछली बार एक रिपोर्ट थी कि 95% ईडी के जो मामले हैं विरोधी दलों के लिए काम में लिए गए। तो कुछ ऐसे सवाल भी हैं। 12 साल का जो सफर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो कई उपलब्धियां भी हैं, लेकिन विपक्ष कई चीजों को लेकर के इस दरमियान भी बातें भी कर रहा है। अभी जब 5 जून से 21 जून तक जनता के बीच जाया जाएगा, तो उस दौरान विपक्ष ने भी अपनी पूरी रणनीति तय कर ली है कि हमें क्या करना है। खैर, आने वाले दिन जो हैं
ये एक तरफ नौ तपा गर्मी लू की चपेट रहेगी, दूसरी तरफ सियासी पारा भी इसी तरह से परवान पर रहेगा। ये इससे भी हम बच नहीं सकते, ये भी आपको देखने को मिलेगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।